वंदे मातरम। आज कक्षा 7 में 9.5 मृदा में नमी पाठ 9 का मृदा का 9.5 मृदा में नमी। क्या आप कभी ग्रीष्मकाल में किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान में होकर गुजरे हैं? मतलब क्या अभी किसी गर्मी के मौसम में आप किसी खेत पर गए हैं? आप संभवतः आपने वहाँ पर जाकर देखा होगा कि ज़मीन के ऊपर वायु कम दीप्त हो रही है, अर्थात ऐसा दिखता है जैसे गर्म वायु वैसे ही ऊपर उठ रही है जैसे आग के अलाव से उठती है, मतलब आग का अलाव जल रहा है ऐसा। तो ऐसा क्यों होता है, इसे समझने के लिए क्रियाकलाप 9.5 देखिए। एक क्वथन नली लीजिए, इसमें 2 चम्मच मिट्टी मिलाइए और इसे कुछ समय तक किसी लौ पर गर्म कीजिए। ठीक है, तो आप देखते हैं कि गर्म करने पर क्या होता है। क्वथन मृदा में नमी हटाना, इसमें जल की बूंदें, क्वथन नली, मृदा नमूना और बर्नर है। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों कि गर्म करने पर मृदा में से जल वाष्प के रूप में होकर ऊपर जाती है, उठती है और क्वथन नली के ऊपरी भाग के अपेक्षाकृत जो है ठंडी भीतरी दीवार पर संघनित हो जाती है। गर्म दिनों में मृदा से जल के वाष्पन के कारण ऊपर उठती हुई जल वाष्प जो है वायु को अपेक्षाकृत सघन बना देती है। इससे सूर्य के प्रकाश के परावर्तन, यानी ये जो चीज़ें है वो सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण होती है, जिस वजह से मृदा के ऊपर की जो हवा है अर्थात वायु है वो कम दीप्त प्रतीत होती है। तो मृदा को गर्म करने के बाद इसे क्वथन नली में से बाहर आप निकाल लें और इसकी तुलना उस मृदा से करें जिसे गर्म नहीं किया था। यानी दोनों, एक खेत की मिट्टी ले लें, मृदा यानी मिट्टी ले लें, और जो आपने क्वथन नली में गर्म किया है वो मृदा ले लें और दोनों के बीच में तुलना करें कि क्या अंतर देखने को मिलता है और उसे नोट करें। ठीक है, पॉसिबिलिटी हो तो करिएगा बच्चों। चलिए अगला है 9.6 मृदा द्वारा जल का अवशोषण। क्या सभी प्रकार की मृदा समान मात्रा में जल का अवशोषण करती हैं? आइए ये जानने के लिए एक क्रियाकलाप करेंगे। ठीक है, क्रियाकलाप 9.6 बच्चों आप करिएगा, संभवतः हो सके तो अथवा नहीं। प्लास्टिक की एक कीप लेना है, फिल्टर पत्र अथवा समाचार पत्र के कागज़ पर एक टुकड़ा लेकर उसे मोड़ दीजिए। 9.7 चित्र के आप देख रहे हैं, चित्र 9.7 ड्रॉपर, कीप, फिल्टर पत्र और बीकर। ठीक है, तो किसी मृदा के शुष्क पाउडर का 50 ग्राम तौलकर उसे कीप में लगाए फिल्टर पत्र में डालना है। किसी मापन सिलेंडर में जल लेकर उसकी माप नोट कर लेना है। अब इस जल को बूंद बूंद करके कीप में रखना है। रखी हुई मृदा में आप इसको डालिए। आप इस कार्य के लिए ड्रॉपर का भी उपयोग कर सकते हैं। सारा जल एक ही स्थान पर ना गिराकर उसे पूरी मृदा पर डालना है। ठीक है, एक जगह पर ना डालकर आप पूरी मिट्टी में डालिए। जब जल डालना तब तक जारी आप रखिए जब तक वो रिसकर कीप के नीचे ना गिरना शुरू करे। आप मापन सिलेंडर में से बचे जल को मापिए और उसे आरंभिक माप में से घटा दीजिए, जिससे आपको मृदा द्वारा धारण किए गए जल का आयतन ज्ञात करने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी, आप ज्ञात कर सकते हैं और इसे आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। मृदा का द्रव्यमान का भार जो है बच्चों 50 ग्राम है। मापन सिलेंडर में जल का आरंभिक आयतन U मिलीलीटर, मापन सिलेंडर में जल का अंतिम आयतन V मिलीलीटर। आप जो भी माप करेंगे वो आप नोट कर लीजिएगा कि भाई इतना हुआ, 30-40 जो भी। फिर मृदा द्वारा सिलेंडर में जल का आयतन जितना हो वो लिख लीजिए, मान लीजिए 10 हुआ, 20 हुआ, जो भी हो आप वो लिख लीजिए। तो बच्चों इसका एक सूत्र बन जाएगा कि मृदा द्वारा अवशोषित जल का आयतन बराबर V माइनस U मिलीलीटर। मृदा द्वारा अवशोषित जल का द्रव्यमान बराबर U माइनस V ग्राम। तो 1 मिलीलीटर जो जल का द्रव्यमान है वो 1 ग्राम के बराबर है। तो बच्चों एक सूत्र यहाँ पर बनता है अवशोषित जल का प्रतिशत निकालने के लिए
U-V/50 इंटू 100। इस क्रियाकलाप को मृदा के विभिन्न नमूनों के साथ आप दोहरा सकते हैं। तो बच्चों, क्या आपको सभी नमूने के लिए समान परिणाम मिल सकते हैं? तो हो सकता है कि अलग अलग मिले। ठीक है। किस प्रकार की मृदा की अंतःस्रवण दर सबसे अधिक हो सकती है? किसी मृदा की अंतःस्रवण दर सबसे कम भी हो सकती है कि नहीं? तो बूझो ने अपने पड़ोसी से सुना है कि वर्षा से 8-10 दिन बाद तालाब और कुएं में जल का स्तर बढ़ जाता है। तो किस प्रकार की मृदा में जल सबसे कम समय में और सबसे अधिक मात्रा में अंतःस्रावित होकर कुएं तक पहुंचता है? और किसी प्रकार की जो कोई ऐसी मृदाएं होती हैं जो सबसे अधिक मात्रा में जल धारण करती हैं, और कुछ मृदाएं ऐसी होती है जो सबसे कम करती। बच्चों, आप कोई और विधि बता सकते हैं जिससे अधिक वर्षा जल स्रावित होकर भौम जल तक पहुंच जाए? तो आप सोचिए और इसको विचरण कीजिए कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है या कौन सी ऐसी विधि है। अभी हम 9.7 देखेंगे, मृदा और फसलें। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मृदाएं पाई जाती है। तो कुछ क्षेत्रों में मृण्मय मृदा होती है, कुछ में दुमटी मृदा होती है, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में बलुई मृदा भी पाई जाती है। अब देखेंगे कि पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता के द्वारा मृदा जो है बहुत अधिक इफेक्ट होती है, यानी ये बहुत अधिक प्रभावित होती है इन सभी चीज़ों से। तो ये कुछ प्रमुख जलवायु यानी जलवायु संबंधी कारक हैं, फैक्टर हैं जो मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं और मृदा संरचना में परिवर्तन लाने का मेन जिम्मेदार या वाहक यही होते हैं। जलवायु कारक और मृदा के घटक सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पतियों और फसलों की किस्मों का निर्धारण करते हैं। जो बच्चों मृण्मय है और दुमटी मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। ऐसी जो मृदा है उसकी जल धारण क्षमता बहुत अच्छी होती है। धान के लिए बच्चों आपको मृत्तिका और जैव पदार्थ से समृद्ध अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श मानी जाती है। जो है दलहन खेती अर्थात मसूर जैसी या अन्य दानों के लिए जो दुमटी मृदा की आवश्यकता होती है, जिसमें जल की निकासी आसानी से हो जाए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ग्राम को जी से और किलोग्राम को केजी वास्तव में द्रव्यमान की ये मात्रक होते हैं। 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 ग्राम भार तत्व होता है और 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 किलोग्राम भार होता है। यद्यपि दैनिक जीवन में और वाणिज्य या औद्योगिक में हम देखते हैं कि द्रव्यमान और भार के बीच समानता अंतर नहीं किया जाता। द्रव्यमान और तथा भार में क्या अंतर है ये आप बड़ी कक्षाओं में सीखेंगे। यहाँ पर आपके ये ज़्यादा नहीं दिया गया। ठीक है। जाति और कपास के लिए बलुई दोमट और दोमट मृदा बहुत ही उपयोगी होती है, जिसमें जल की निकासी आसानी से हो जाती है और जो पर्याप्त मात्रा में वायु को धारण करती है। ठीक है। गेहूं जैसी फसलों के लिए फसलें महीन मृण्मय मृदा में की जाती हैं क्योंकि ये ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वरक होती है। आपके शिक्षक, माता पिता और आपके क्षेत्र के किसानों से वहाँ की मृदा के बारे में करिए। तो बच्चे एक केस अध्ययन करना है कि जॉन, रसीदा, राधा मध्य प्रदेश में सुहागपुर नामक स्थान के लीलाधर दादा और संतोष मालवी के घर गए। लीलाधर दादा सुराही, मटका, कुल्हड़ आदि बनाने के लिए मिट्टी तैयार कर रहे थे। उन तीनों ने लीलाधर दादा से उनके कार्य के बारे में बातचीत की। तो जॉन ने पहले पूछा कि आप मिट्टी कहाँ से लाते थे? तो दादा ने उन्हें जवाब दिया कि हम किसी बंजर भूमि से काली मिट्टी लाते थे। राधा कहती है, मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं आप? दादाजी ने बताया कि सूखी मिट्टी को किसी बड़ी टंकी में डालकर उसमें से कंकड़, पत्थर आदि को हमने बिना कंकड़ पत्थर हटा देने के बाद मिट्टी को लगभग 8 घंटे के लिए हमने भिगो दिया और इस मिट्टी में घोड़े की लीद को मिला दिया और उसे गूंथी हुई मृदा को चौक पर रखकर उचित या मनचाहा आकार हमने दिया और किसी वस्तु को अंतिम स्वरूप देने के लिए हाथ का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से जो बनाई गई वस्तुएं हैं 2 या 3 दिन तक सुखाने के बाद उनकी रंगाई करते हैं। फिर जब वो शुष्क को वायु में सुखाने के बाद सभी वस्तुओं को हम उच्च ताप पर गर्म करते हैं और उसे भट्ठी में डाल देते हैं।
तो रसीदा ने कहा कि मृदा में घोड़े की लीद क्यों मिलाते हैं दादाजी। तो दादाजी ने बताया कि पकाने के प्रक्रम में घोड़े की लीद जल जाती है और जिससे मृदा के पात्रों में सूक्ष्म छिद्र रह जाते हैं। इसी कारण मटके और सुराही में से जल अंतःस्रवण होकर इनकी बाहरी सतह तक आते हैं और वह ये वाष्पित हो जाते हैं, जिससे घड़े या सुराही में रखा जल ठंडा हो। तो ये सारा प्रक्रम जल को ठंडा रखने के लिए और जल वाष्प अंतः स्रावित हों ऐसा जल वाष्प की क्रिया के लिए करते हैं। तो दादा ने बताया कि सुहागपुर में बनी सुराही और मटके दूर दूर तक प्रसिद्ध है। आप ये चित्र देख रहे हैं मिट्टी के बर्तन बनाने वाले का। अब बच्चों है कि मृदा अपर्दन क्या है। तो जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की जो ऊपरी परत है वो हट जाती है, इसे अपर्दन कहते हैं। पादपों की जड़ें यानी पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मृदा को बहुत ही मजबूती से बांधे रखती हैं। पादपों की अनुपस्थिति में मृदा ढीली हो जाती है, इससे ये पवन और प्रवाही जल के साथ बह जाती है। मृदा का अपर्दन मरुस्थल और बंजर भूमि जैसे स्थानों पर बहुत अधिक होता है बच्चों, जहाँ पर इस जो सतह पर है बहुत ही कम और कोई वनस्पतियाँ नहीं होती हैं। अतः वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए और हरित क्षेत्रों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये थी मृदापर्दन। जो फसलों के बारे में थी, उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी एकत्रित करिए आप और उनको यहाँ लिखिए। जैसे कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल होती है, तो जैसे मृदा का प्रकार मृणमय मृदा है तो उसमें कौन सी फसल अच्छी होती है, गेहूँ की। फिर दोमट के लिए कौन सी, फिर बलुई के लिए कौन सी। ठीक इस तरह से आप एक प्रोफाइल चित्र बनाइए। ठीक है। धान के रोपने के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त है। ऐसी मृदा जिसकी अंतःस्रवण दर अधिक हो अथवा जिसमें दर कम हो, तो उसकी ये धान के लिए है। बूझो कहती है कि अंतःस्रवण दर और जल धारण करने की क्षमता में क्या अंतर है। ठीक है। तो बूझो को लगता है कि तुमने जो पढ़ा था वो भूल तो नहीं गए हो, इसलिए उसने ऐसा क्वेश्चन किया। तो यहाँ पर बच्चों कुछ प्रमुख शब्द हैं। मृण्मय, ह्यूमस, दुमटी, अंतराश्रवण, आर्द्रता, बलुई, जलधारण, संस्तर स्थिति, अपर्दन, मृदा परिच्छेदिका और मृत्तिका। ठीक है। आपने क्या सीखा कि मृदा पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा आपने सीखा कि किसी स्थान की मृदा परिच्छेदिका वहाँ की मृदा की विभिन्न परतों का परिच्छेद होती है, ये परतें सस्तर कहलाती है। फिर मृदा विभिन्न प्रकार की होती है, मृण्मय, दुमटी, बलुई। विभिन्न प्रकार की मृदा में जल की अंतःस्रवण दर भिन्न भिन्न होती है। ये दर बलुई मृदा में सबसे अधिक और मृण्मय में सबसे कम होती है। विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने के लिए विभिन्न प्रकार की मृदा उपयुक्त होती है। मृत्तिका चिकनी मिट्टी, दुमटा मृदा केवल गेहूँ, चना, धान के लिए उगाई जाती है। कपास को बलुई दुमट मृदा में उगाया जाता है। मृदा अपने जल को रोके रखती है, जिससे मृदा आर्द्रता या नमी कहते हैं। तो मृदा को जल को रोके रखने की क्षमता, जल धारण क्षमता विभिन्न फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। फिर मृत्तिका अर्थात चिकनी मिट्टी का उपयोग बर्तन, खिलौने और मूर्तियों को बनाने के लिए किया जाता है। ये आपके अभ्यास है। ठीक है। यहाँ पर वर्ग पहली है। तो अभी अपना चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।